कभी सोचा है कि ये जो साधारण सी दिखने वाली केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक होती है, उसके अंदर एक असाधारण कहानी छिपी हो सकती है? एक ऐसी कहानी जो हमें हजारों साल पीछे ले जाए, एक पूरे राष्ट्र के वैज्ञानिक सफर पर। ये लाइन जो किसी टेक्स्ट बुक की शुरुआत में लिखी है, सिर्फ एक कोट नहीं है, बल्कि एक बहुत पावरफुल रिमाइंडर है। ये हमें बताता है कि ज्ञान बिल्कुल साइंस की तरह ही कभी एक जगह रुका नहीं रहता। ये हमेशा विकसित होता है, हमेशा बदलता है। और जानते हैं, विकास की यही सोच हमारी आज की कहानी की चाबी है। तो चलिए इसी टेक्स्ट बुक के सहारे एक सफर पर निकलते हैं। हम भारत में केमिस्ट्री के इतिहास को खंगालेंगे और हमारी गाइड होगी यही किताब, जिसके पन्नों में सिर्फ साइंस ही नहीं बल्कि इतिहास भी छिपा हुआ है। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? किसी मॉडर्न चमकती हुई लैब से नहीं। ये किताब हमें हजारों साल पीछे ले जाती है, प्राचीन भारत में, जहाँ केमिस्ट्री की पहली ईंटें रखी जा रही थीं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये हमें बताती है कि भारत में केमिकल नॉलेज की जड़ें कितनी गहरी हैं। हम 100-200 साल की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो हजारों साल का सफर है। सोचकर देखिए, वैदिक काल में ही हमारे पूर्वजों को मेटल्स के बारे में पता था, और मौर्य साम्राज्य आते आते तो केमिस्ट्री समाज के हर हिस्से में, यहाँ तक कि राजकाज में भी शामिल हो चुकी थी। ये कितना कमाल का है ना? यहाँ कौटिल्य के अर्थशास्त्र से एक ऑब्जर्वेशन है कि कोई अयस्क या ओर जितना भारी होगा, उसमें उतना ही ज्यादा मेटल होगा। और ये बात सीधे सीधे डेंसिटी के मॉडर्न केमिकल प्रिंसिपल से जुड़ती है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे सदियों से साइंस की बुनियाद ऑब्जर्वेशन और लॉजिक ही रही है। और ये एक बहुत ज़रूरी बात है। आज हम केमिस्ट्री के लिए जिस रसायन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसकी जड़ें असल में हेल्थ और वेलनेस में थीं। इसका मकसद सिर्फ पदार्थों को स्टडी करना नहीं था, बल्कि जिंदगी को बेहतर बनाना था, उसे लंबा करना था। मतलब साइंस का एक बहुत ही इंसानी मकसद था। इस प्राचीन ज्ञान से निकलकर हम एक नए और रोमांचक दौर में आते हैं, भारतीय कीमिया यानी इंडियन एल्केमी का गोल्डन एज, जिसे रसशास्त्र के नाम से जाना जाता था। ये वो दौर था जब सारा ध्यान मेटल्स और मिनरल्स के रहस्यों को खोलने पर था। और इस पूरे मूवमेंट के सेंटर में एक बहुत बड़ा नाम था, नागार्जुन। उन्हें इंडियन एल्केमी का फाउंडर माना जाता है। उन्होंने एल्केमी की स्टडी को एक सिस्टम दिया, उसे सिर्फ तुक्केबाजी से निकालकर एक ऑर्गेनाइज्ड साइंस बनाया। और ये समझना जरूरी है कि ये सब सिर्फ सोना बनाने की कोशिश नहीं थी। इन कीमियागरों ने प्रैक्टिकल साइंस में जबरदस्त योगदान दिया। वो इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे थे, इम्प्योरिटीज को समझ रहे थे, और क्षार यानी एल्कलीज और डाई जैसी रोजमर्रा के काम आने वाली चीजें तैयार कर रहे थे। एक तरह से कहें तो वो मॉडर्न लैब साइंस की नींव रख रहे थे। चलिए अब मॉडर्न दौर में छलांग लगाते हैं, जहां कुछ दूरदर्शी वैज्ञानिकों ने इस प्राचीन विरासत को एक नए भविष्य की तरफ मोड़ा और भारत की केमिकल इंडस्ट्री और रिसर्च की नींव रखी। यहाँ दो बड़े नाम सामने आते हैं। एक प्रफुल्ल चंद्र रे, जिन्होंने साइंस को इंडस्ट्री से जोड़ा, और दूसरे शांति स्वरूप भटनागर, जिन्होंने आज़ादी के बाद भारत की साइंटिफिक ताकत को खड़ा किया। पीसी रे की कहानी तो खास तौर पर बहुत प्रेरणा देती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक विजनरी एंटरप्रेन्योर भी थे। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि साइंटिफिक रिसर्च सिर्फ लैब तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश की तरक्की और आत्मनिर्भरता का एक जबरदस्त इंजन बन सकती है। और शांति स्वरूप भटनागर की विरासत आज भी उतनी ही जिंदा है। उनके नाम पर दिया जाने वाला ये अवार्ड इंडिया में साइंटिफिक एक्सीलेंस का सबसे बड़ा सिंबल है। ये इस बात का एक पावरफुल रिमाइंडर है कि उनका बनाया हुआ ढांचा आज भी कितना मजबूत है। आज़ादी के बाद इंडियन केमिस्ट्री ने धीरे धीरे ग्लोबल स्टेज पर अपनी एक अलग पहचान बनानी शुरू की। ये सफ़र लैब्स में होने वाली ज़रूरी खोजों से लेकर दुनिया के सबसे बड़े सम्मान तक पहुंचा। साल 1968 एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जब प्रोफेसर CNR राव को भटनागर अवार्ड मिला, तो ये सिर्फ एक पर्सनल अचीवमेंट नहीं था। नहीं, ये एक इशारा था कि भारत अब सॉलिड स्टेट और मटेरियल केमिस्ट्री जैसे नए और एडवांस फील्ड्स में एक ग्लोबल प्लेयर बनने को तैयार है। और फिर आया साल 2009, जब डॉक्टर वेंकी रामकृष्णन ने केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज जीतकर पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। सोचिए, उनका काम जिंदगी के सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स में से एक यानी राइबोसोम के स्ट्रक्चर को समझने पर था।
ये सच में एक फंडामेंटल साइंस है। प्रोफेसर राव जैसे साइंटिस्ट्स के काम ने ही भारत को नैनो टेक्नोलॉजी जैसे कटिंग एज रिसर्च एरिया में आगे बढ़ाया। प्राचीन रसशास्त्र से यहाँ तक का सफर बहुत लंबा है, लेकिन इनोवेशन की वो जो स्पिरिट है वो आज भी वैसी ही है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो एक लगातार चलने वाला सफर है। ये शानदार ऐतिहासिक विरासत आज भी जिंदा है, और जैसा कि ये साधारण सी टेक्स्ट बुक हमें याद दिलाती है, ये आने वाले कल के लिए एक मकसद और एक दिशा देती है। और ये सब कुछ आज के स्टूडेंट्स के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये ज़बरदस्त विरासत आज अनगिनत मौक़ों के दरवाजे खोलती है। चाहे वो दवा बनाने की इंडस्ट्री हो, फोरेंसिक साइंस हो या फिर बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री एक ऐसी फील्ड है जो हमारे भविष्य को आकार दे रही है, ठीक वैसे ही जैसे इसने हमारे अतीत को संवारा था। तो आखिर में बस एक ख्याल आता है, अगली बार जब भी कोई टेक्स्ट बुक हाथ लगे तो उसे सिर्फ फैक्ट्स की किताब मत समझिएगा। हो सकता है उसके पन्नों में भी कोई ऐसी ही छिपी हुई कहानी हो जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हो। जरा सोचिए, हमारे आसपास की किताबों में और कौन-कौन सी कहानियां बंद हो सकती हैं?